लास्ट में जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा जो विपाक है, जो हमारा अवस्था पाक है वो हमारा प्रत्यक्ष गम्य है, और जो हमारा निष्ठा पाक है ये हमारा। चलिए तो आज फिर बात करेंगे हम अपने द्रव्य गुण के टॉपिक विपाक की, है ना। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपने द्रव्य गुण और वीर्य को कंप्लीट किया। हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, बस हमने जो हमारा रस चैप्टर है वो भी छोड़ा है ना। मैं सोच रहा हूँ कि उसको एंड में करेंगे, क्योंकि जो हमारा बाकी टॉपिक है ना, जैसे कि विपाक हो गया, वीर्य हो गया और प्रभाव हो गया, पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में अपना जो रस टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो छोटा सा ही चैप्टर है ये, कोशिश करेंगे कि इसको एक ही पार्ट में खत्म करें। तो शुरू करते हैं, है ना। ये टॉपिक है, इससे आपका 5 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बन जाता है, तो आप उस हिसाब से इस टॉपिक को पढ़ना। तो सबसे पहले जो हमें विपाक शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है, तो वो है हमारा वी उपसर्ग में पच धातु से और उसमें गज प्रत्यय लगाने से जो हमारा विपाक शब्द है उसकी व्युत्पत्ति हुई है। और इसके पर्याय क्या है, तो इसका अर्थ है परिणाम, कर्मफल और जरन, है ना। जरन यानी कि जो डाइजेशन के बाद हमें मिलता है उसे हम जरन कहते हैं। तो ये सभी इसके पर्याय हैं। उसके बाद इसकी निरुक्ति क्या बताई है, तो यहाँ पे बताया विशिष्ट जरन निष्ठा काले रस विशेषस्य पाक प्रादुर्भाव विपाक, है ना। इसका अर्थ क्या है कि खाए हुए आहार का संपूर्ण पाचन होकर अंत में पाचन से उत्पन्न विशिष्ट रस जो होता है उसे हम विपाक कहते हैं। बेसिकली जो विपाक का अर्थ क्या है कि जब हम किसी भी आहार का सेवन करते हैं ना, तो जब उस आहार का जो पाचन हो जाता है ना, जब वो आहार है उसके बाद, है ना, जब वो आहार है जो सार और किट भाग में डिवाइड हो जाता है ना, जो सार भाग का जब हमारा पाचन हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या बताया कि उसके बाद ना एक विशिष्ट रस की उत्पत्ति होती है ना, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है हमारा विपाक, है ना। उसके बाद इसकी परिभाषा क्या बताई गई है, तो सबसे पहले आचार्य चरक ने क्या बताया, तो उन्होंने बताया विपाक कर्म निष्ठा, जिसका अर्थ है कि विपाक का ज्ञान पाचन की संप्राप्ति के बाद, है ना, जो धातु व दोषों पर जो कर्म लक्षित होते हैं उनसे है जो हमारा विपाक शब्द है ना, उनको हम विपाक कहते हैं, है ना। इसकी रेफरेंस क्या है, तो इसकी जो रेफरेंस है वो हमारी चरक सूत्र 26 चैप्टर का 66 श्लोक, है ना। उसके बाद हमारे रस वैशेषिक में क्या बताया गया है, परिणाम लक्षणों विपाक, है ना। इसकी जो रेफरेंस है वो हमारी रस वैशेषिक के फर्स्ट चैप्टर का 70 श्लोक, है ना। इसका अर्थ क्या है कि विपाक का लक्षण परिणाम होता है, वही जो हमने पीछे पढ़ा अभी, अर्थात परिणाम से जिसका ज्ञान हो वह हमारा विपाक कहलाता है। उसके बाद लास्ट में हमारे अष्टांग हृदय ने क्या बताया, यानी कि हमारे आचार्य वाग्भट ने विपाक के बारे में क्या बताया कि जठराग्नि के संयोग से रसों की परिणति के अंत समय में जो अन्य रस उत्पन्न होता है उसको हम विपाक कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी डेफिनेशन है विपाक की, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग, और हमारी रस विशेषिक के अकॉर्डिंग। ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं हमारी विपाक। उसके बाद जो हमारा आयुर्वेद है उसमें 2 प्रकार के जो हमारे पाक है वो माने गए हैं, तो वो 2 पाक कौन से हैं, तो वो है हमारे अवस्था पाक और निष्ठा पाक, है ना। जो अवस्था पाक है वो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप है हमारा डाइजेशन का, जिसे हम निष्ठा पाक कहते हैं, है ना। सबसे पहले अवस्था पाक के बारे में क्या बताया कि महास्तोत्रस के पृथक पृथक स्थानों में जठराग्नि के द्वारा सेवन किए आहार का पृथक पृथक अवस्थित परिवर्तन होता है, इसे हम अवस्था पाक कहते हैं, है ना। उसके बाद हमारे अवस्था पाक के टाइप्स बताए गए हैं, है ना। इनके जो मुख्य स्थान है वो बताए हैं, इनमें जो हमारा डोमिनेंट दोषा प्रेजेंट होता है वो बताया है, और लास्ट में मैंने इसे हमारे मॉडर्न से कोरिलेट करके बताया है। सबसे पहले जो हमारा अवस्था पाक का टाइप है वो है हमारा मधुर अवस्था पाक, जिसका जो हमारा मुख्य स्थान है वो है हमारा अमाशय, है ना। इसमें जो बेसिकली जो हमारा कफ दोष है वो डोमिनेंट रहता है, और मॉडर्न में इसे हम कार्बोहाइड्रेट से, है ना, कोरिलेट करते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड अवस्था पाक है वो है हमारा अमल अवस्था पाक, जिसका जो मुख्य स्थान है वो है हमारा पश्चिमानस्य, और इसका जो डोमिनेंट दोष है इसमें जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा पित्त दोष, और इससे हम प्रोटीन से कोरिलेट करते हैं। लास्ट में जो हमारा कटु अवस्था पाक है इसका मुख्य स्थान पक्वाशय है, और इसमें जो हमारा वात दोष है इसकी प्रधानता रहती है, और इसे हम मॉडर्न से फैट और फैटी एसिड से कोरिलेट करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आपको निष्ठा पाक के बारे में बताया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है डाइजेशन का, या फिर इसे हम जो हमारी अवस्था पाक है उसके बाद की जो कंडीशन है ना, उसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेज है वो भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया हमारे आचार्यों ने कि अवस्था पाक की तीनों अवस्था पाक होने पर अंत में सार कीट विवेचन के समय रस धातु से अंतिम परिणाम स्वरूप जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे हम निष्ठा पाक कहते हैं। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, आपको याद रखना है कि क्षय तथा मल मूत्र पर कर्मों को देखकर अनुमान से गम्य होता है और अवस्था पाक प्रत्यक्ष गम्य है। जैसे मधुर अवस्था पाक के मुख से माधुर्य होता है तथा अमल अवस्था पाक से अमल उद्गार का ज्ञान होता है। हाँ, यहाँ पे यही बताया कि जब मधुर अवस्था पाक का सेवन किया जाएगा है ना, तो उससे जो हमारा मुख है वो माधुर्य हो जाएगा। और जब हम अमल अवस्था पाक की कंडीशन होगी है ना, जब हम कोई भी आहार का सेवन करेंगे जिससे हमारी अमल अवस्था का पाक होगा, तो उससे हमें अमल उद्गार का जो ज्ञान है वो हमें प्रतीत होगा। नेक्स्ट में आपको विपाक के कर्म बताए हैं और दोष धातु मल अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक के। सबसे पहले जो हमारा मधुर अवस्था पाक है, इसमें हमारा स्निग्ध और गुरु गुण प्रेजेंट होता है। ये हमारा कफ वर्धक होता है, यानी कि कफ दोष का वर्धन करने वाला होता है। और ये हमारा शुक्र वर्धक यानी कि शुक्र धातु की वृद्धि करने वाला भी होता है। और मल कर्म में ये श्रेष्ठ विन मूत्र यानी कि जो हमारे मल मूत्र है उनको निकालने वाला, यानी कि ये हमारा एज अ डायरेटिक भी एक्ट करता है। उसके बाद जो हमारा अमल विपाक है, इसमें हमारे स्निग्ध और लघु गुण प्रेजेंट होते हैं। इसमें हमारा पित्त दोष बड़ा होता है, यानी कि ये पित्त वर्धक होता है। और ये हमारा शुक्र गण यानी कि शुक्र धातु का नाश करने वाला होता है। और ये भी हमारा श्रेष्ठ विन मूत्र यानी कि मल मूत्रों को निकालने वाला होता है। उसके बाद लास्ट में जो हमारा कटु अवस्था पाक है, इसमें हमारे लघु और रुक्ष गुण प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा वात वर्धक होता है, शुक्र घन होता है। और ये हमारा बद्ध विन मूत्र यानी कि जो हमारे मल मूत्र है उनको बांधने वाला या फिर उनको रोकने वाला होता है ना। जो हमारे मधुर और अमल अवस्था पाक है ये हमारे श्रेष्ठ विन मूत्र होते हैं। और जो हमारा कटु अवस्था पाक है ये हमारा बद्ध विन मूत्र होता है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, तो उन्होंने गुरु और लघु एज अ विपाक माने हैं है ना। जो हमारे मधुर और कटु विपाक ही हैं उनको ही उन्होंने माना, बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया गुरु और लघु। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो हमारा गुरु विपाक है ये हमारा कफ वर्धक वात पित्तहर और ये श्रेष्ठ विन मूत्र होता है। और जो हमारा लघु विपाक है जिसे हम कटु विपाक भी बोलते हैं, ये हमारा कफहर वात पित्त वर्धक और बद्ध विन मूत्र होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हमारे गुरु और लघु विपाक है ये हमारे आचार्य सुश्रुत ने माने हैं। उसके बाद विपाकोपलब्धि क्या है ना, ये 5 मार्क्स में टॉपिक पूछ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये है ना। इसमें क्या बताया कि अवस्था पाक से पाक होने के पश्चात रसों का जो अंतिम परिणाम होता है उसका ज्ञान दोष धातु मलों की क्षय वृद्धि जैसे कर्म देखकर अनुमान से होता है। फॉर एग्जाम्पल पिपली का पाचन के पश्चात वृश्य कर्म कफ वर्धक तथा श्रेष्ठ विन मूत्रता आदि कर्मों को देखकर मधुर विपाक का जो ज्ञान है वो हमें होता है ना। ये है ना, ये जो पॉइंट है ये आप आगे समझोगे अभी है ना, आगे पढ़ेंगे इसको हम ब्रीफली। उसके बाद विपाक तारम्य बताया गया है, तो इसमें क्या बताया कि जो हमारा मधुर विपाक है इसमें जो हमारे मधुर और लवंग रस प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा मधुर रस है ये हमारा उत्तम रस होता है और ये हमारा कफ वर्धक होता है ना, यानी कि उत्तम कफ वर्धक होता है। उसके बाद जो इसमें हमारा लवण रस भी प्रेजेंट होता है और ये भी हमारा कफ को बढ़ाने वाला बट एज अ अवर काम करता है। उसके बाद जो हमारा कटु विपाक है इसमें हमारे कषाय कटु और तिक्त रस प्रेजेंट होते हैं। कषाय एज अ उत्तम हमारा वात को बढ़ाता है और जो हमारा कटु है वो एज अ मध्यम वात दोष को बढ़ाता है ना। और जो हमारा तिक्त है वो भी एज अ अवर, वो भी हमारा सेम जो हमारा वात दोष है उसको बढ़ाता है ना। जो हमारे तीनों रस हैं ये हमारे उत्तम मध्य अवर कंडीशन में तीनों ही हमारे वात दोष को बढ़ाने वाले होते हैं है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपको विपाक के प्रकार बताए गए हैं, आपको याद रखने हैं, ये पूछा जाता है आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन जाता है ये
सबसे पहले बताया गया है षड्विध विपाकवाद, है ना, जिसे हमारे आचार्य सुश्रुत ने माना है। तो इन्होंने क्या बताया कि कुछ आचार्यों ने रसों की तरह विपाक भी 6 माने हैं, है? जैसे कि जो हमारे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय रस प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह हमारे कुछ आचार्यों ने रसों की तरह हमारे विपाक भी 6 प्रकार के माने हैं। तो उन्होंने क्या माना है, सबसे पहले उन्होंने यथारस विपाकवाद माना, यानी कि एक्सपेक्टेड विपाक माना है। तो वो क्या होता है कि दुग्ध, है ना, दुग्ध यानी कि मान लो जो दुग्ध है उसका मधुर रस होता है, तो उसमें जो हमारा मधुर विपाक ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद होता है हमारा अनियत रस विपाकवाद, यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड होता है ना, यानी कि जो हमारा गुडुची है इसमें हमारा तिक्त रस तो प्रेजेंट होता है, बट इसमें जो विपाक होता है ना, जो अगर तिक्त रस है तो इसमें तिक्त विपाक होना चाहिए, बट वो तो होता नहीं है, उसकी जगह हमारा मधुर विपाक इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये है ना, एक्सेप्शनल केस है ये। उसके बाद पंचविध विपाकवाद, जिसे हमारे आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने माना है। इसमें क्या बताया कि सभी द्रव्यों का विपाक भी पंच महाभूत के अनुसार ही होता है, क्योंकि सभी पंच महाभूत से बने हैं, है ना, हमने पढ़ा भी था, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो देखी थी हमारी द्रव्य चैप्टर की, जिसे हमने पढ़ा था कि सर्व द्रव्यम पंच भौतिक अस्ति, है ना, यानी कि जो हमारे संसार की सभी चीजें पंच महाभूतों से बनी है। तो इन्होंने यही बताया कि जो हमारा विपाक है वो भी हमारा पंचविध है, इसमें भी हमारे पृथ्वी, आकाश, वायु और जल और अग्नि महाभूत प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद है त्रिविध विपाकवाद, जिसे हमारे आचार्य चरक और वाग्भट ने माना है। सो इन्होंने भी हमारा मधुर, अमल और कटु विपाक माना है ना। उसके बाद इन्होंने बताया कि मधुर विपाक में हमारे मधुर और लवण रस प्रेजेंट होते हैं, जिनके स्निग्ध और गुरु गुण होते हैं, और ये हमारे कफ और शुक्र को बढ़ाने वाले और श्रेष्ठ विन मूत्र होते हैं। उसके बाद जो हमारा अमल विपाक है उसमें भी हमारा अमल रस प्रेजेंट होता है, ये भी हमारा स्निग्ध गुरु होता है, पित्त को बढ़ाने वाला, शुक्र का नाश करने वाला और श्रेष्ठ विन मूत्र ये भी हमारा होता है। लास्ट में इन्होंने माना जो हमारा कटु विपाक है, इसमें हमारे कटु, तिक्त और कषाय रस प्रेजेंट होते हैं, इसमें हमारे लघु और रुक्ष गुण होते हैं, ये हमारे वात को बढ़ाने वाले और शुक्र को कम करने वाले होते हैं, और ये हमारे बद विन मूत्र यानी कि हमारे मल मूत्रों को रोकने वाले होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द्विविध विपाकवाद, जो हमने पढ़ा पीछे अभी, जिसे हमारे आचार्य सुश्रुत ने माना है। तो इन्होंने गुरु और लघु विपाक को माना है। सबसे पहले इन्होंने माना कि जो हमारा गुरु विपाक है इसमें पृथ्वी और जल महाभूत की डोमिनेंस रहती है, ये हमारे कफ को बढ़ाने वाले और वात पित्त को शमन करने वाले होते हैं, इनमें हमारे स्निग्ध और गुरु गुण प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे श्रेष्ठ विन मूत्र वात होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लघु विपाक है इसमें हमारे आकाश, वायु और अग्नि महाभूत की प्रोमिनेंस होती है ना। ये हमारे कफ को नाश करने वाले और वात पित्त दोष को बढ़ाने वाले होते हैं, इसमें लघु और रुक्ष गुण प्रेजेंट होता है, और ये हमारे बद्ध विन मूत्र यानी कि मल मूत्र को रोकने वाले होते हैं। उसके बाद आपको विपाक का प्राधान्य बताया गया है ना, अकॉर्डिंग टू नागार्जुन। इन्होंने क्या बताया कि दोष, धातु, मल इन सब की साम्य अवस्था या शमन वृद्धि में पाक कारण होने से प्रधान है ना। शरीर में धातु निर्माण के लिए विपाक ही उत्तरदायी है ना, उन्होंने भी इसे प्रधान ही माना है। और सम्यक विपाक से औषध गुणकारी तथा असम्यक विपाक से औषध दोषकारी हो जाती है, ये हमारे नागार्जुन का पर्सपेक्टिव है ना, उनके अकॉर्डिंग है ये। शास्त्रों में भी विपाक को प्रधान माना गया है। ठीक है, तो ये आपको विपाक की प्रधानता बताई गई है। उसके बाद आपको क्लिनिकल एप्लीकेशन बताई है विपाक की, ये भी पढ़ना आप अच्छे से। यानी कि विपाक का कार्य उसके रस के कार्य के समान ही होता है, जैसे मधुर विपाक का कार्य मधुर रस के समान ही होता है ना। आपको एक्सेप्शन याद रखनी है कि जो हमारा गुडुची है उसमें तिक्त रस प्रेजेंट होता है, बट उसका जो विपाक होता है वो हमारा मधुर विपाक होता है ना, ये आप याद रखना। उसके बाद है मधुर विपाक, यह रस के समान ही वात और पित्त का शमन करने वाला है ना, धातुओं की वृद्धि करने वाला, शुक्र जनन एवं वर्धन वाला होता है, ये हमारा धातु क्षय, औज क्षय, कृष्णता, दुर्बलता,
अपतर्पण जन्य विकारों में मधुर विपाक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अम्ल विपाक शुक्र नाशक होने के कारण इसका उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए। यह वात अनुलोमन और मल मूत्र का सुखपूर्वक निष्कासन करने वाला होता है, जिसे हमने श्रेष्ठ विन्न मूत्र कहा था। उसके बाद कटु विपाक कफ शामक होता है, शुक्र क्षय करने वाला होता है और कफज विकार तर्पण जन्य व्याधियों में कुष्ठ, अल्सक, शोथ आदि में कटु विपाक द्रव्यों का प्रयोग होता है ना। ये आपको क्लिनिकल एप्लीकेशन बताइए हमारे तीनों विपाक की, है ना, मधुर, अम्ल और कटु विपाक की। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, बट मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हैं, तो जो पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं, ये तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, है ना। आपको अवस्था पाक और निष्ठा पाक का डिफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारा अवस्था पाक है ये हमारा अवस्थिक परिणाम है, और जो हमारा निष्ठा पाक है वो हमारा अंतिम परिणाम है। मैंने बताया था आपको, सबसे पहले हमारा अवस्था पाक होगा और जो हमारा निष्ठा पाक है वो हमारी अवस्था पाक की ही नेक्स्ट कंडीशन है। उसके बाद मूलभूत दोषों की उत्पत्ति होती है, वो हमारी अवस्था पाक में होती है, और धातु रूप दोषों की उत्पत्ति, है ना, जो होती है हमारी, वो हमारी निष्ठा पाक में होती है। लास्ट में जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा जो विपाक है, जो हमारा अवस्था पाक है वो हमारा प्रत्यक्ष गम्य है, और जो हमारा निष्ठा पाक है ये हमारा अनुमान गम्य है ना। ये पॉइंट एमसीक्यू में पूछा जाता है बहुत बार। उसके बाद लास्ट में आपको रस और विपाक का डिफरेंस बताया गया है ना। रस तो हम एंड में पढ़ेंगे, बट फिर भी हम यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लक्षण भेद से क्या बताया कि रस इंद्रिय ग्राह्य गुण है ना, और जो हमारा विपाक है वो परिणाम लक्षण गुण है। उसके बाद काल भेद से क्या बताया कि रस की प्रतीति प्रथम होती है एवं इसका क्षेत्र अवस्था पाक तक है, और जो हमारा विपाक है वो पाचन के बाद प्रादुर्भूत होता है एवं अवस्था पाक के बाद विपाक का क्षेत्र शुरू होता है ना। उसके बाद क्या बताया कि जो हमारा कर्म भेद से जो रस है इसका लोकल इफेक्ट होता है और विपाक का सिस्टमिक इफेक्ट होता है। और कर्म अधिष्ठान से क्या बताया कि जो हमारा शरीर और मानस है उसका जो प्रभाव होता है वो रस में होता है, और जो शरीर का प्रभाव होता है यानी कि ओनली फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो हमारा विपाक का होता है, और जो हमारा रस है उसमें हमारा फिजियो और साइकोलॉजिकल एक्शन प्रेजेंट होता है। उसके बाद उपलब्धि भेद से क्या बताया कि जो हमारा रस है वो प्रत्यक्ष है यानी कि वो परसीवेबल है, और जो हमारा विपाक है वो हमारा अनुमान से चलता है यानी कि वो इनफरेबल है हमारा। ठीक है, तो यहीं पर जो हमारा रस और विपाक का डिफरेंस है वो इतना ही है। ठीक है, तो उसी के साथ जो हमारा विपाक चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है ना। तो टेलीग्राम पे जो इसकी नोट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड करके अपने अच्छे से नोट्स बना के इसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।